Hello everyone. So in today's session, we'll be discussing taxability of stock market transactions. We'll be covering four topics. One is intraday segment, second is F&O, third is short-term capital gain, and the fourth one is long-term capital gain. तो फर्स्ट इंट्राडे ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं? अगर आपने एक ही दिन में सेम डे में आपने शेयर्स परचेज करे और सेम ही डे शेयर्स सेल कर दिए तो उसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कि आपने सेम डे में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया। इस ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स में स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है। तो आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करके जो भी इनकम अर्न करते हैं उसे स्पेक्युलेटिव इनकम हम कहते हैं इनकम टैक्स में, और इसे नॉर्मल स्लैब रेट्स पे टैक्स किया जाता है। आपके स्लैब रेट्स होते हैं 0 से 2,50,000 तक इट इज नील 0%। 2,50,000 से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है देन इट इज टैक्सेबल एट 10%। अगर आपकी इनकम इट्स टैक्सेबल एट 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है then it is taxable at 20%, and if your income is more than 10 lakhs, that is above 10 lakhs hai, then in that case it is taxable at 30%. These are our slab rates. इन slab rates पे अगर आपकी जहां भी income fall करेगी वो applicable rate of tax आपको pay करना होता है। So ये हमारा normal slab rate system है, और intraday transaction से जो income आप earn करते हैं वो normal slab rates पे taxable होती है। सेकेंड पॉइंट इज कि इसमें आपको 80C का बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 80C एक ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आप कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपकी इंट्राडे सेगमेंट से 4 लाख की इनकम थी और आपने इन्वेस्टमेंट जो करी 80C में वो करी 1.5 लाख की, तो आपकी इनकम बच जाती है 2.5 लाख की। तो अब इस 2.5 लाख के ऊपर आपको आइडियली इनकम टैक्स पे करना है, पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे देयर इज 0% टैक्स रेट। तो इस 4 लाख के अमाउंट पे आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। तो 80C में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कवर होती हैं, जैसे कि आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी, बैंक में एफडी कराई फॉर 5 इयर्स, पोस्ट ऑफिस एफडी कराई, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, या फिर आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी 80C में कवर होती हैं। अगर आपको इंट्राडे सेगमेंट में कुछ लॉस अराइज होता है, मतलब आपने शेयर सेम डे परचेज करे, सेम डे सेल करे और आपको उसमें लॉस जनरेट होता है, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी स्पेक्युलेटिव इनकम से ही, स्पेक्युलेटिव गेन से ही, मतलब ऐसे ही किसी गेन से आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप उस पर्टिकुलर ईयर में उसे सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं देन आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 4 असेसमेंट ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई स्पेक्युलेटिव गेन अराइज होता है आप अपने उस लॉस को उस गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज F&O सेगमेंट। F&O में क्या होता है? F&O सेगमेंट जो है इसकी इनकम को बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप जो F&O से इनकम अर्न करते हैं उसे हम बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस की इनकम की तरह ट्रीट करेंगे इनकम टैक्स में। और जैसे आप नॉर्मल बिजनेस में आपका क्या होता है कि आपने जो इनकम अर्न करी आप उसमें से आपके सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, चाहे आपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी हो, या आपने कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, या आपने अपनी शॉप का रेंट पे किया, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड टू यू। तो ऑन द सिमिलर बेसिस F&O सेगमेंट्स में भी आपने जो इनकम अर्न करी है आपको उससे सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करना अलाउड है। तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके क्या हो सकते हैं? आपने हो सकता है कुछ ब्रोकरेज फीस पे करी हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस इंकर करे हो, या आपने एक लैपटॉप परचेज किया और उस लैपटॉप के रिस्पेक्ट में आपने जो भी आपने उसके चार्जेस पे करे हैं उसका आपको एज एन एक्सपेंस डिडक्शन मिल जाएगा। या आपने एक ऑफिस रेंट पे लिया है जहाँ पे आप ये स्पेसिफिकली सिर्फ F&O का काम करते हैं, तो उस ऑफिस के रेंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने इंकर करे हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए वो सारे एक्सपेंसेस आपको डिडक्ट करना अलाउड है। उसके बाद जो आपके पास गेन बचेगा उस गेन के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है।
और वो गेन भी आपका नॉर्मल स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल होता है। स्लैब रेट्स हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं स्लैब रेट्स पे आपका वो एफएनओ का गेन भी टैक्सेबल होता है। अगर आपको एफएनओ सेगमेंट में कुछ लॉस अराइज होता है देन आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हेड की इनकम से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसे क्या माना जाता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो दिस इज ट्रीटेड एज अ नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम और लॉस। तो इट्स अ नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस जो आपको राइज हुआ है, तो इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर एनी अदर हेड एक्सेप्ट फॉर सैलरी। सैलरी हेड से आपको कोई भी लॉस एडजस्ट करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी। आप कोई लॉस उससे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो बाकी आपको अगर इस सेगमेंट में, नॉर्मल बिजनेस इनकम के सेगमेंट में कोई लॉस अराइज हो रहा है, आप किसी भी हेड से उसे एडजस्ट कर लीजिए एक्सेप्ट फॉर सैलरी। और अगर आप करंट ईयर में ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। आगे वाले 8 ईयर्स में अगर कभी भी आपको गेन होता है, आप उस गेन के साथ अपने इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट टर्म गेन होता है जिसमें आपने कोई एसेट अपना परचेज किया एंड यू सोल्ड दैट एसेट, और वो एसेट आपने 1 ईयर या उससे कम ड्यूरेशन के लिए हेल्प किया था, तो उससे जो गेन अराइज होगा उसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने एसेट को 1 साल से ज्यादा के लिए हेल्प किया है, आपने वो शेयर्स 1 साल से ज्यादा के लिए हेल्प कर रहे थे, तो जो आपको गेन अराइज होगा उसे कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर का ड्यूरेशन है तो शॉर्ट टर्म गेन, 1 ईयर से ज्यादा का ड्यूरेशन आपने उस शेयर्स को हेल्प किया है देन इट इज अ लॉन्ग टर्म गेन। तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि आपने कब अपने शेयर्स खरीदे थे और कब आप उसे सेल कर रहे हो। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप आराम से निकाल पाएंगे कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। तो अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 1 ईयर देन इट इज लॉन्ग टर्म। नाउ शॉर्ट टर्म गेन की टैक्सेबिलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म गेन इज टैक्सेबल एट 15% रेट। शॉर्ट टर्म गेन 15% फ्लैट रेट पे टैक्स होता है, तो जितना भी गेन है उसका 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म गेन आपको होता है 2 लाख रुपीस का। इस 2 लाख रुपीस के गेन के लिए में से आपको इनकम टैक्स भरना है। अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट नहीं बताती तो आप सिंपली क्या करोगे, 15% के हिसाब से इस पे टैक्स कैलकुलेट करोगे। पर सेकंड पॉइंट से कि आपको बेनिफिट मिलेगा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, एंड वी आर अज्यूमिंग इन दिस केस कि आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे इट इज 0% टैक्स। तो यहाँ पे इस 2 लाख, तो इसको ये जो आपका फर्स्ट स्लैब है ना 0 से 2,50,000, इसे कहा जाता है, ये आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट भी कहते हैं इसे। तो इसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहा जाता है। तो क्योंकि आपकी बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ रही है इनकम, तो आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा जीरो अमाउंट ऑफ टैक्स यू रिक्वायर्ड टू पे ऑन दिस अमाउंट। यहाँ पे 80C की डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। 80C का बेनिफिट आपको, 80C क्या था जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको बेनिफिट मिल गया था, तो वो आपको बेनिफिट सिर्फ एफएनओ एंड इंट्राडे सेगमेंट में मिलता है, नॉट इन एसटीसीजी एंड नॉट इन एलटीसीजी। अगर आपको लॉस अराइज हो जाता है शॉर्ट टर्म एसेट को सेल करके, आपको लॉस अराइज हो रहा है, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो किसी भी शॉर्ट टर्म गेन से लॉन्ग टर्म गेन के साथ। और जो भी लॉस है अगर आप करंट ईयर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। कमिंग अप टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका टैक्स रेट होता है 10%। टैक्स रेट इज 10%। आपको गेन अराइज हो रहा है दैट विल बी टैक्स्ड एट 10%। एंड यहाँ पे आपको I'm having some trouble with the connection. Please try again in a moment. इस 1 लाख की एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको इनकम हुई है 3 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दिस इज योर एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब आपका 1 लाख की इनकम विल बी एग्जेम्प्ट डायरेक्टली। 1 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो बची 2 लाख की इनकम। इसके ऊपर भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा।
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या कहती है, 0 से 2.5 लाख तक नो टैक्स, तो इस 2 लाख पे भी आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपकी कोई और इनकम भी थी और आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट अवेल कर चुके हो ऑल रिड्यूस इनकम से, तो इस 2 लाख पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% पे। So normally long term capital gain is taxable at 10%, but यहाँ पे आपको एक additional exemption मिल रही है 1 लाख रुपीस की। Now ATC का benefit as we discussed इसके केस में भी आपको नहीं मिलता है। Now long term loss अगर आपको अराइज होता है, you can adjust it only with long term capital gain के साथ ही आप adjust कर सकते हो, and this loss can be carry forward for next 8 assessment years। आप इसे आगे आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर वहां पे किसी भी ईयर में आपको गेन होता है लॉन्ग टर्म एसेट सेल से, then you can adjust this loss with that particular gain। I hope you are clear with the taxability of these 4 transactions। आपकी अगर कोई भी ऐसा गेन होता है, आपको उसका कैसे टैक्स पे करना है। Now our next point and very interesting point is profit harvesting। What is this profit harvesting? This we'll understand through an example। So let's assume that you have purchased stocks worth 5 lakh। आपने 1000 shares purchase करे 500 each के, तो आपके stocks की वैल्यू हो गई है 5 लाख रुपीस। तो and let's assume कि expected rate of return in the stock market is 12%। 12% का rate of return है, तो 12% के हिसाब से आपके stock की value after 5 years it will be 8,81,171। तो आपकी stock की value कितनी हो जाती है, 8,81,000। तो what is the gain on the stock after 5 years? Gain is 3,81,171। gain आप earn कर रहे हो 5 years के बाद। इस गेन को नॉर्मली अगर हम टैक्स करते हैं तो क्या होगा, 1 लाख की एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, उसके बाद आपके पास बचता है इन हैंड 2,81,000। इसके ऊपर 10% के हिसाब से 28,000 आपका टैक्स बनता है। आई होप देयर इज नो डाउट टिल नाउ। अब हम आते हैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की टेक्निक पे। इस टेक्निक में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने 28,000 के टैक्स को 0 बना देंगे। तो इस टैक्स को 0 बनाने के लिए ध्यान से टेक्निक को समझेंगे। आपने 5 लाख का जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो 1 साल के बाद आपका उस शेयर्स की वैल्यू हो जाती है 5,60,000। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इन शेयर्स को सेल कर देंगे, 5,60,000 के शेयर्स को सेल कर देंगे, और साइमल्टेनियसली सेम अमाउंट के सेम नंबर ऑफ शेयर्स आप दोबारा परचेज कर लेंगे। तो जितने शेयर्स आपके पास पहले थे उतने ही आप रहेंगे, देयर इज नो चेंज इन दैट। जो वैल्यू पहले थी वही आप रहेगी, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि आपकी बुक्स में 60,000 का गेन आपको रियलाइज हो जाएगा, और क्योंकि ये जो गेन आपको रियलाइज हुआ है दिस इज लेस देन 1 लाख, तो आपका टैक्स बन जाएगा 0। अब आपने ये 5,60,000 आपने फिर से शेयर्स खरीद लिए हैं। अब आपके नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर अगेन ये शेयर्स हो जाते हैं 6,27,200 के। तो अब क्या हुआ, अब इनके लिए व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट 5,60,000, और अब आपके शेयर्स हो गए 6,27,200 के लिए। तो कितना गेन हुआ इस साल में, 67,200 का गेन। तो अब आपको टैक्स किस पे करना है, 67,200। क्योंकि ये फिगर अगेन 1 लाख से कम है, then no tax required to be paid is required to be paid। आपको कोई टैक्स अगेन यहाँ पे नहीं करना है। सिमिलरली आपका जो प्रॉफिट आपका 2,81,000 का आप अर्न कर रहे थे, वो आपने 5 सालों में डिवाइड कर दिए। यू हैव हार्वेस्टेड योर प्रॉफिट। इसे कहा जाता है प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। अपने अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इस तरीके से कि आपका जो टैक्स था वो बिल्कुल 0 हो गया, क्योंकि हर ईयर ही आपका गेन 1 लाख से कम था, तो आपका जो टैक्स पेबल निकला वो बिल्कुल 0 बन गया। तो इस टेक्निक की हेल्प से आपके जो शेयर्स थे वो उतने ही रहे, पर आपको अपने प्रॉफिट पे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ा। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आई से कि आप साइमल्टेनियसली परचेज कर लेते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली का मतलब है आफ्टर 1 डे, मतलब कि आप नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में परचेज कर ले। बिकॉज अगर आप सेम डे सेल करके सेम डे परचेज करेंगे देन इट विल बिकम अ इंट्रा डे ट्रांजैक्शन। तो हमें इंट्रा डे नहीं करना, बिकॉज अगर इंट्रा डे हो गया देन इट विल बी अ नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। पर हमें इसे लॉन्ग टर्म रखना है, हमें इस फर्स्ट लूप को क्लोज करना है, एंड देन वी हैव टू परचेज दैट शेयर। तो आप
एक बार 1 ईयर ओवर होने के बाद अपने शेयर सेल करें, फिर नेक्स्ट डे जब आप शेयर्स दोबारा से परचेज करते हैं सेम वैल्यू के सेम नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका वो डिफरेंस नहीं आएगा, आपकी शेयर्स की वैल्यू वो सेम रहेगी, पर आपकी ट्रांजैक्शंस इंट्राडे नहीं बनेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक और टैक्स सेविंग टेक्निक की तरह जानी जाती है, लॉस हार्वेस्टिंग। पर आज की क्लास में हम देखेंगे कि इज दिस एक्चुअली अ टैक्स सेविंग टेक्निक और नॉट। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सिनेरियो में समझते हैं व्हाट हैपेंस। आपको गेन रियलाइज होता है 3 लाख रुपीस का। 3 लाख का आपने किसी शेयर्स को सेल करके गेन आपने रियलाइज किया 3 लाख का। इस पे क्या टैक्स बनेगा? 3 लाख में से 1 लाख इज एग्जेम्प्ट एंड रिमेनिंग 2 लाख पे 10% के हिसाब से यू रिक्वायर्ड टू पे 20,000 टैक्स। यू हैव अनदर स्टॉक ए एक आपके पास है। इस स्टॉक के ऊपर आपने ये खरीदा था 15 लाख का और करंटली आपको लॉस चल रहा है 2 लाख रुपए का, क्योंकि अब इसकी वैल्यू हो गई है 13 लाख। अब आपने क्या किया, जो you don't want to sell this stock A, why? Because you anticipate कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर तक बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, तो आप इसे अभी करंटली चाहे आप लॉस में है आप इसे बेचना नहीं चाहते हैं। तो आपके पास जो ये प्रॉफिट था, इस 3 लाख के प्रॉफिट पे यही आपका रियलाइज्ड गेन रहता है और आपको 20,000 का टैक्स पे करना पड़ता है इस फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर जो आपका स्टॉक है जिसपे आपको लॉस चल रहा था, उस पे उसकी वैल्यू हो जाती है 17 लाख की, और जो आपको लॉस था वो अब बन जाता है प्रॉफिट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 15 लाख की और अब उस स्टॉक की वैल्यू हो गई 17 लाख। तो 2 लाख का जो आपको ये फायदा हुआ है, गेन हुआ है, इस पे आपको देना है टैक्स। अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेन, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेन बिकॉज ये आपने 2 साल के बाद नाउ द वैल्यू हैज चेंज्ड। ओके, तो अब इसके ऊपर 2 लाख में से 1 लाख इज एग्जेम्प्ट एंड 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 इज पेबल। तो आपका टोटल टैक्स पेबल दोनों सालों का कितना बनता है? 20 + 10 30,000 इज योर टोटल टैक्स पेबल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लॉस हार्वेस्टिंग टेक्निक। क्या है ये चीज? हमारा गेन हम सेम लेके चल रहे थे, 3 लाख का गेन था, उसपे 20,000 का टैक्स बनता है, हमें 2 लाख का लॉस हो रहा था दूसरे स्टॉक पे। अब आप क्या करेंगे कि आप इस लॉस को बुक कर लेंगे। वो कैसे बुक करेंगे? आप इस स्टॉक को सेल कर देंगे। आप सेल करेंगे 13 लाख में और आपकी बुक्स में लॉस जनरेट हो जाएगा 2 लाख रुपीस का। आप साइमल्टेनियसली सेम नंबर ऑफ शेयर्स दोबारा से परचेज कर लेंगे स्टॉक ए के। तो आपके पास जितने शेयर्स पहले थे उतने ही शेयर्स अब हैं। उनकी वैल्यू मार्केट में 13 लाख चल रही थी, अभी भी उसकी वैल्यू मार्केट में 13 लाख ही है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यू एज वेल। अब आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपके स्टॉक की वैल्यू जो पहले 13 थी अभी भी 13 है, बस आपकी बुक्स में 2 लाख का लॉस जनरेट हो गया है। क्योंकि ये 2 लाख का लॉस आपकी बुक्स में जनरेट हो चुका है, तो अब आपको इससे ये फायदा हुआ कि जो 3 लाख का गेन था उससे आप इस 2 लाख के लॉस को एडजस्ट कर सकेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड विद लॉन्ग टर्म गेन्स। तो आपने अपने इस लॉस को एडजस्ट कर लिया विद लॉन्ग टर्म गेन, तो अब आपका नेट गेन रह गया सिर्फ 1 लाख रुपीस का, और 1 लाख तक का गेन इज एग्जेम्प्ट, so you are not required to pay any tax in this first year. पर यू हैव एंटिसिपेटेड कि इस स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए आपने साइमल्टेनियसली सेम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए थे। तो अब आपके पास उन स्टॉक की वैल्यू हो गई है 17 लाख की। पर नाउ दिस टाइम द